दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने दहेज ना लिया हो बट फिर भी उसकी पत्नी ने उस पर दहेज का झूठा आरोप लगाया हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या दहेज का झूठा आरोप लगाने के लिए पत्नी को सजा मिलेगी? अगर आपके खिलाफ झूठे दहेज के मामला दर्ज किया जाता है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों कानूनन दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न करने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, जो महिलाओं द्वारा अपने पतियों और ससुराल वालों पर लगाया जाता है। साथ में ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। आप लोगों ने भी सुना होगा कि देश में नए कानून आ चुके हैं, अभी लागू नहीं हुए हैं। इससे पहले जो वर्तमान में कानून चल रहे हैं वो इन्हीं कानूनों पर चलेंगे, जो भविष्य में कानून लागू होने के बाद में होंगे, भविष्य के केसेस उन पर चलेंगे। अभी 498A है, ये खत्म होगा, इसकी जगह आएगी भारतीय न्याय संहिता 84A और B में कानून बताया गया है कि महिला के प्रति क्रूरल्टी होने पर इसमें भी 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अब दोस्तों जिन लोगों के वर्तमान केसेस चल रहे हैं उसको भी समझिएगा कि आप कैसे बच सकते हैं और पत्नी के खिलाफ कैसे काउंटर केस दाखिल कर सकते हैं। और साथ में मैं नई धाराओं में भी बताते हुए चलूंगा आप लोगों को कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 498A के तहत झूठे आरोप से पहले तो खुद को कैसे बचाना है दोस्तों, जो भारतीय न्याय संहिता में 84A और B में होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ सोल्यूशन है जिससे आप अपने ऊपर लगे आईपीसी के सेक्शन 498 के झूठे आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सभी सबूत और डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले। जो सबसे जरूरी काम वो यही है कि आईपीसी के सेक्शन 498 जो केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हो, सबूत हो, फैमिली मेंबर्स, वाइफ से बातचीत, रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप, ईमेल, जो कुछ भी है कि वो अपनी मर्जी से ससुराल से बाहर गई है, सारे सबूत इकट्ठा कर ले। और साथ में ही ये भी सबूत इकट्ठा करें कि दहेज की मांग आपने नहीं करी है दोस्तों। इसके बाद सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर ले, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है दोस्तों। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत झूठा केस फाइल किया जा रहा है तो आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत ले लें। इसके बाद 482 के तहत केस फाइल करना। अब इसको आगे समझते हैं दोस्तों कि अगर आप पर्याप्त सबूत दिखाकर कोर्ट को संतुष्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर लगाया गया आरोप जो है फर्जी है, झूठा है, तो सेक्शन 498 का झूठा केस जो होता है वो हाई कोर्ट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 482 के तहत रद्द किया जा सकता है दोस्तों। अभी सीआरपीसी 482 में रद्द होगा। इसके बाद ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा, उस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि उसमें आप झूठी एफआईआर को जो दहेज के लगाई जाएगी उसको कैसे रद्द कराएंगे दोस्तों। इसके बाद समझिएगा कि आरसीआर, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जब भी कोई वैवाहिक विवाद होता है या वैवाहिक मुकदमा होता है तो यदि आपकी पत्नी सभी ब्लैकमेलिंग और धमकी के बाद किसी तरीके से आपका घर छोड़ चुकी है तो सबसे पहले आप आरसीआर दाखिल कर सकते हैं। आरसीआर जो होता है वो वैवाहिक जो संबंध होते हैं उनको फिर से शुरू करने का कोर्ट द्वारा किया गया एक अनुरोध होता है दोनों ही पक्षों के लिए। तो सबसे पहले एक और चीज समझिएगा कि ऐसी स्थिति में झूठे आरोपों में या झूठे मुकदमों में किसी भी तरीके से पत्नी के साथ समझौता नहीं करना है, और अगर समझौता करना है तो बिना पैसा चुकाए करना है दोस्तों। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईपीसी के सेक्शन 498 के प्रावधान एक महिला को वैसे तो हस्बैंड को उसके द्वारा क्रूरता से बचाते हैं। इसके अलावा भारतीय जो दंड संहिता है आईपीसी के तहत कैसे आप काउंटर केस दाखिल कर सकते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, अब उसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हस्बैंड को लगता है कि वाइफ उसके खिलाफ किसी अपराध की साजिश कर रही है तो हस्बैंड द्वारा आईपीसी की धारा 120B के तहत साजिश का केस फाइल किया जा सकता है वर्तमान कानून में। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता जब लागू होगा तो 61 के तहत काउंटर केस फाइल किया जा सकता है पत्नी के खिलाफ। इसमें 2 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 191 के तहत एक काउंटर केस फाइल किया जा सकता है जिसमें यह आरोप लगाया जा सकता है कि आपको गलत तरीके से झूठे सबूतों द्वारा फंसाया जा रहा है या आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ किसी गलत सबूत का यूज किया जा रहा है दोस्तों। और इसके बाद जो भारतीय न्याय संहिता होगा उसमें 225, 231, 227 के तहत वाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा दोस्तों मैं ये नई पुरानी धाराएं आप दोनों को बता रहा हूं, इनको समझते हुए चलिएगा बहुत अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई चीज गैप ना होने पाए दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं इसके बाद, देखो समाज में जो होता है एक व्यक्ति का सम्मान है उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार अगर कोई वाइफ किसी पर झूठा आरोप अपने हस्बैंड पर लगाती है, उसके ससुराल वालों पर लगाती है और बदनाम करने की कोशिश करती है तो ऐसी स्थिति में आप
आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। अब जो भारतीय न्याय संहिता है दोस्तों, उसमें आप 354 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। इसमें भी 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। जब भी पत्नी ससुराल वालों और पतियों पर झूठा उनके मान सम्मान पर आंच आती है, तो मानहानि का मुकदमा आप 354 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं, अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत भी एक काउंटर केस फाइल कर सकते हैं, अगर वो आपके और आपके परिवार के किसी भी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। जो भारतीय न्याय संहिता में दोस्तों 349 के तहत 2 से 7 साल का जुर्माना होगा, 2 से 7 साल की सजा या जुर्माना। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके वाइफ द्वारा आपके खिलाफ जो 498 का केस झूठा केस किया गया है, तो आप उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 227 के तहत एक काउंटर केस भी फाइल कर सकते हैं कि वाइफ द्वारा जो किया गया केस है वो झूठा और जाली है। भारतीय न्याय संहिता में क्या कानून है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करूंगा दोस्तों। और अगर आपकी भाई आपके घर में घुसकर किसी तरीके का झूठा सीन क्रिएट करती है, आप झूठा माहौल बनाती है कि उसके साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से परेशान किया गया, तो आप वाइफ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 9 के तहत क्षतिपूर्ति डैमेज रिकवरी का भी केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 4-5 कानून है जो वर्तमान में भी है, जो आप पत्नी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता में भी दिया गया है, उसकी धाराएं मैंने आपको बताई है। 482 में कैसे रद्द कराना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा कानून है वो मैं अच्छे से ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे 498A को लेकर, 3 जजमेंट है, बहुत अच्छे जजमेंट, इनको समझ लीजिएगा। जब भी आपका केस होगा तो आपको रिफर करने में, आपको लड़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 को दहेज प्रताड़ना के मामले पर 498 के मामले में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना किसी भी केस को चलाने को बोला था कि यह कानून का दुरुपयोग है। तो हुआ क्या था दोस्तों कि कोर्ट ने महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ जो चल रहा था दहेज प्रताड़ना का केस था उसको खारिज किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जाहिर करी थी, ये बयान दिया था कि आजकल आईपीसी की धारा 498A के प्रावधान का पति के रिश्तेदारों के खिलाफ जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही फेमस केस है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। इसी के बिहाफ पर पुलिस ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। केस क्या है उसको समझ लेते हैं कि 2014 में अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और कोर्ट ने 498A के तहत केस दर्ज होते ही जो आरोपी होगा, अभियुक्त होगा, पति होगा, हस्बैंड होगा, उसके घर वाले होंगे, तुरंत गिरफ्तारी को गलत ठहराया था। और इस मामले में अरनेश कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने आईपीसी की धारा 498 और डाउरी एक्ट का जो है केस दर्ज कराया था। जब सेशन कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने जो याची था, जो पति था, उसके एंटीसिपेटरी बेल याचिका को खारिज कर दिया था दोस्तों, तब अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परिवार वालों को गिरफ्तारी से राहत दी थी और ऐसे मामले में पुलिस को और सभी लोअर कोर्ट को और हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि 498A में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी बिना जांच के, और सभी को आदेश दिया था कि सीआरपीसी की धारा 41 का पालन किया जाए और गिरफ्तारी तुरंत 498A में ना हो और एंटीसिपेटरी बेल मिल सके उन लोगों को। अब एक केस और है दोस्त, 2013 में राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा केस में महिला ने खुद को, समझिएगा दोस्तों, समझेंगे तभी आप अपने केस को अच्छे से लड़ पाएंगे। महिला ने खुद को चोट पहुंचाने के बाद पति को दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे केस में बताया था। और इसी केस पे की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी द्वारा पति के ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर झूठा केस करना दोस्तों पति के साथ मानसिक क्रूरता है और यह तलाक का आधार है दोस्तों। इसी क्रूरता को जो है बाद में ग्राउंड बना दिया गया था कि इस ग्राउंड पे भी आप तलाक ले सकते हैं। दोस्तों ये सारे चीजें थी जब मैंने आपको बताया कि पुराने कानूनों में क्या चल रहा था, नए कानूनों में क्या चल रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। बाकी जो नेक्स्ट, ये आप लोग को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वर्तमान में जो केसेस चल रहे हैं या जो पुराने केसेस हैं वो पुरानी धाराओं पर ही चलेंगे। जब नए कानून लागू होंगे तो उस डेट के बाद से जो भी क्राइम होगा वो नए कानूनों के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।